नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में बर्पा हो रहा है, लेकिन जो भारत में हो रहा है वो शायद दुनिया में बहुत कम देशों में ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पर भारत में कोरोना वायरस से जितने लोग मारे जाएंगे, जितने लोग बर्बाद होंगे, वो तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन पहले एक बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया है, सिर्फ इस वजह से कि जो फैसले हम ले रहे हैं, आर्थिक फैसले जो हम ले रहे हैं, वो शायद सही दिशा में नहीं जा पा रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। 2 महीने के अंदर तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया, जिसमें कहा यह गया कि जो रेपो रेट है उसको कट किया जाएगा। इसके अलावा जो कर्ज है उसकी मियाद भी बढ़ा दी गई है 3 महीना और अगस्त तक के लिए। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, पहले प्रधानमंत्री ने एक पैकेज का ऐलान किया 20 लाख करोड़। उसके बाद 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को सीरीज में बाकायदा उन्होंने उसको समझाने के लिए कि आखिर ये 20 लाख करोड़ क्या चीज़ है, इससे किसको क्या मिलेगा। 5 बार उन्हें जनता के सामने आना पड़ा। लेकिन क्या वाकई इस सब के बावजूद भी आम लोगों तक कुछ राहत पहुंच रही है? क्या इंडस्ट्री तक कुछ राहत पहुंच रही है? क्या वाकई जो अर्थव्यवस्था को फिर से जिंदा करने की कोशिश हो रही है वो हो पा रही है या नहीं? इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए और इस आर्थिक जो फैसले हैं उनके पीछे की राजनीति क्या है, ये समझने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, प्रेम शंकर झा साहब, जो कि पिछले लगातार 55 साल से अर्थव्यवस्था पर लिखते रहे। न कि भारत की अर्थव्यवस्था बल्कि दुनिया के और कई देशों पर भी कई सारी किताबें भी उन्होंने लिखी हैं, कई अखबारों के एडिटर भी रहे हैं। झा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका द वायर में आने के लिए, बातचीत करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि ये जो 20 लाख करोड़ की जो मिस्ट्री है, जो प्रधानमंत्री के बोलने के बाद से लेकर 5 बार निर्मला सीतारमण जी के बोलने पर, उसके बाद लगातार जो अर्थशास्त्री हैं वो उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये एक खाली घड़ा है जिसे हम बजा रहे हैं, या वाकई जो है समझ में नहीं आ रहा है, इतनी कोई मुश्किल बात है? ये 20,000 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं ना, ये अपने घरेलू उत्पादन के 10% देन की बात कर रहे हैं। 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, हाँ 20 लाख करोड़, हाँ। और अब उसमें ये असल में ये घड़े में एक बहुत छोटा सा कंकड़ है और कुछ नहीं है। वो कंकड़ सब मिला के, इसलिए आवाज़ हो रही है ज़्यादा, आवाज़ करनी पड़ रही है इन्हें, क्योंकि इनको छिपाना है कि यहाँ इस पर सिर्फ एक ही कंकड़ है। असल में सब मैंने इसकी जांच की थी। सब मिला के जो लोगों की आमदनी बढ़ा के उनको उनको खरीदने की शक्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने सिर्फ 66,000 करोड़ रखे थे, और उसमें गरीबों के लिए सिर्फ 3,500 करोड़। ये 1 रुपये में 1 पैसे का 1/6 हिस्सा है। इतना कम दिया है उन्होंने, कुछ नहीं दिया है। मानिए इनको डर लगा है कि अगर हम खुले हाथ पैसे देने लगे लोगों को, क्योंकि उनके रोज़गारी तो कुछ झटके से हमने ख़त्म कर दी, और उद्योगपतियों की भी और मज़दूरों की भी, तो उनको कुछ तो देना है। अगर वो हम देने लगे और हम अच्छी तरह दें, जैसे कि बड़े अमीर मुल्कों में किया जा रहा है, और अमीर मुल्क सिर्फ नहीं, मलेशिया में सबसे अच्छा किया जा रहा है, वो तो हमारे बगल में ही है। और फिर भी अगर उनका हम नमूना देके करें, तो हमारी जो रेटिंग्स होती हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हिंदुस्तान में, वो गिर जाएंगी, क्योंकि कहेंगे अरे ये लोग तो बेतहाशा बगैर सोचे समझे वो पैसा खर्चा कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ से अपना पैसा लेके भागो। इस डर से ये लोग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमें हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं उसमें वो आम वक्तों के लिए ठीक है, पर अगर उस पर कोई एक पैनिक सा आ जाए, लोग एकाएक निकालने लगे, तब वो कम हो जाएगा, और हम तब हमारे रुपये का जो रेट है डॉलर के हिसाब, वो बिल्कुल गिर जाएगा, और बहुत से और समस्याएं होंगी। पर ये सोच रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डर है। एक तो असल में ये काम क्या था कि जब आपने ये लॉकडाउन किया, तो डिमांड, उनको ख़रीदने की शक्ति सबकी, वो आपने बर्बाद कर दी। कोई, अब आप देखिए कि 114 मिलियन माने 11 करोड़ से ज़्यादा लोग क्या इनका काम छूट गया है।
और उसका जो है 10वां हिस्सा सिर्फ अमेरिका में अनाउंस हुआ था कि इतने लोग वहाँ पर बेरोजगार हुए हैं, तो पूरी दुनिया में कोहराम मच रहा है। वहाँ 4 करोड़ हुए जी। हैं और यहाँ 11 करोड़ से ज़्यादा हुए हैं, और वहाँ पे उनको $500-600 उनको अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेरोजगारी ऑटोमेटिकली मिल भत्ता, रहा है। हाँ, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी का उनको मिल रहा है, के पैसे मिल रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग एक कौड़ी नहीं दिए हैं। लोगों को कहा है कि तू जैसे जिंदा रह सकते हो रहो। असल में मैं आपसे बिंदुवार तरीके से पूछती हूँ। पहले मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आरबीआई गवर्नर जो हैं शशिकांत जी, जब इन्होंने ये कहा है कि रेपो रेट में कट कर रहे हैं 40 बेसिक पॉइंट्स, तो इसको किस तरह से हम समझेंगे? इससे कोई फ़ायदा होगा, या उन्होंने कहा कि लोन आप 31 मई नहीं, अब आप 31 अगस्त तक कर दीजिए? अब ये कोशिश क्या है, ये उस कोशिश का एक हिस्सा है। कोशिश है कि हम बहुत पैसे इकोनॉमी में डालें, पर उसको हम ऋण के रूप में डालें, और अगर वो लोन होगा, ऋण होगा, तब वो जो डर जो है हमें ये नहीं रहेगा, बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उनको नहीं रहेगा, क्योंकि ये लोन्स तो फिर जबकि इकोनॉमी फिर से ठीक करने लगे तो वो फिर लौट के आ जाएंगे। तो माने असल में वो पैसा नहीं खर्चा हो रहा है इस पर। अगर कोई लोन ले नहीं ना, वो कर्ज ले नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जो भी बनाएगा वो बिकेगा नहीं, तब तो ये तो यानी मांग पे हम वापस आ रहे हैं। तो मैं मांग पर आऊंगी कि जो डिमांड है जी। एक शब्द ही और कहना चाहता है, अगर कोई लोन ले नहीं तो ये 2 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ख्याली पलाव है। क्योंकि ये भी कहा गया कि ये दुनिया की सबसे बड़ा जो है वो कर्ज देने का कार्यक्रम है। ये कोई 20 लाख करोड़ का पैकेज नहीं है, बल्कि हर किसी को जो है कर्ज देने के लिए बोला जा रहा है। लोग जब उनको रोज़ खाने के लिए पैसे नहीं है तो क्या खरीदेंगे क्या? और अगर कोई कुछ खरीदेगा नहीं तो कौन प्रोडक्शन कौन करने वाला है? तो पहले तो मैं वापस इस पे जाती हूँ कि जब 500 से कम केसेस थे कोविड-19 या कोरोना वायरस के, तब हमने बहुत सख्त जो है वो दिशा निर्देशों के साथ लॉकडाउन लागू किया, और लॉकडाउन जाहिर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 4था चरण लॉकडाउन का चल रहा है, और जब अब के 1 लाख के पार जब केसेस पहुंचे, तब हमने दुकानें खोलनी शुरू की, मार्केट खोलना शुरू कर दिया, दफ्तर भी अब खुल गए हैं, ट्रांसपोर्ट भी खुल जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को जनता से माफ़ी मांगनी होगी कि बिल्कुल बिना सोचे समझे ये फैसला किया गया, और 50 दिनों से भी ज़्यादा तक लोगों को परेशान किया गया, उनको भूखा रहने पे मजबूर किया गया, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले, फ्लाईओवर नंगे पैर लोगों ने नाप दिए, इसमें इतने लोगों को तकलीफ़ें हुई, और उसके बाद ये बात आगे हो माफ़ी के बाद कि अब क्या किया जाएगा, इस पैकेज का हम क्या करें? अब इनके माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। जो उन्होंने किया है, ये इतिहास में इतनी बड़ी निर्दयता मैंने कभी नहीं देखी है। ये बिल्कुल निर्दय काम किया गया है, क्योंकि सब लोग जानते हैं, ये आंकड़े हमारे सामने, सबके सामने, हम लोग 20 दफ़ा हर हफ्ते में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनको। सब लोग जानते हैं कि हमारे जो दैनिक माने वेतन वाले जो लोग हैं, वो हमारे एक 16 करोड़ हैं, माफ़ कीजिए, ये मिलियन और करोड़ में मुझे मुश्किल हो जाता है। 16 करोड़ हैं, और इनको अगर आप इनका काम रुकवा दें तो ये ख़त्म हो जाएंगे। और वो इनमें से करीब 10 माने 1-1.5 करोड़ तो कम से कम दूर दूर से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं। और वो अगर वो भूखे मरने लगे तो क्या करेंगे? जो थोड़े पैसे हैं, जो थोड़ा उन्होंने समेट लिया है, लेके घर चले। आप कम से कम देखिए, जबकि वो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, वो घर जाने से किसी ने को रोका तो नहीं ना। जो पैसे थे वो लेके घर गए, अपने घरों में रहे, और 4-6 महीने चला लिया उन्होंने काम। अभी तो घर जाने की भी इनको आज्ञा नहीं थी। तो आप उनको एक तरीके से पिंजड़े में रख के मरने के लिए आपने छोड़ दिया, और आप इसके बारे में सोचे तक तो अब माफ़ी से कुछ नहीं होगा। तो ये बात तो दूर की बात है, माफ़ी, इस बात का कोई रियलाइजेशन, इस बात का एहसास भी नहीं है कि हमने करोड़ों लोगों को ये सज़ा दी है। बल्कि पिछले भाषण में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री बाकायदा ये बोल रहे थे कि भारत एक सोने की चिड़िया थी, हम वापस वैसे ही बनेंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, और ऐसा लग रहा था कि किसी तरह की कोई, जिसे एक विजय घोष होता है, एक विक्ट्री स्पीच होती है, उस तरह से वो दे रहे थे। और ऐसे आलम में, जबकि इतनी बड़ी तादाद में, जहाँ के लाख से ऊपर लोग
बीमारी से परेशान हों, और इसके अलावा लाखों लोग जो हैं वो वल्नरेबल हैं कि उन्हें ऐसा हो सकता है। ये मैं इसको साइकोलॉजी भी समझने की कोशिश करती हूँ कि आखिर किस जनता से बात कर रहे थे वो, किसको ये कह रहे थे कि आप आत्मनिर्भर बनिए, या हम देश के तौर पे आत्मनिर्भर बनेंगे, या हम किस तरह के देश हुआ करते थे वापस हम वैसे ही बनेंगे। देखिए, ये मोदी जी की पर्सनल साइकोलॉजी है, ये देश से इसका कोई मतलब ही नहीं है। मोदी जी कभी ये आज तक 2002 के गोधरा के ट्रेन के जलने के वक्त से आज तक उन्होंने कभी ये नहीं कबूल किया है कि हमारी पहली एहसास जो थी वो गलत थी। और वो जब भी गलती मानने को तैयार ही नहीं है, तो आपने गलती कर दिया तो वो क्या करते हैं, कहते हैं हम इसी रास्ते पे जिस पे हैं हम इसी पे जाते रहेंगे और उस दूरी तक जाएंगे, जबकि अंत में हम लोग अंग्रेज़ी में कहते हैं स्नैचिंग विक्ट्री आउट ऑफ द जॉज ऑफ डिफीट। हम वो करेंगे, माने हम पराजय के मुंह से जीत छीन लेंगे, में से हम विजय छीन लेंगे। ये इनका साइकोलॉजी है। लेकिन उसी दौरान उन्होंने स्वदेशी का भी जिक्र किया। जब सोने की चिड़िया का वो जिक्र कर रहे थे तब उन्होंने स्वदेशी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा लोकल के लिए आप वोकल हो जाइए, फिर वो ग्लोबल हो जाएगा। तो ये मैं इसको भी समझना चाहती हूँ कि इस पैकेज के साथ साथ जब पैकेज का ऐलान हुआ तब इसमें ये भी जिक्र हुआ स्वदेशी, और पूरी जो स्वदेशी भारत में एक लॉबी है वो इसको लेकर उत्साहित हो गई कि अब सोचिए ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में, जबकि ग्लोबलाइजेशन से हम बहुत आगे निकल चुके हैं, क्या रिवर्स जाने की बात हो रही है या सिर्फ वो एक कंस्टिट्यूएंसी को खुश कर रहे थे, क्या था? अगर लोग लाखों में मरने वाले नहीं होते अभी तो मैं हंसता है इसमें, मुझे यूँ भी हंसी आ रही, पर एक रोने की हंसी है, क्योंकि मैंने एक ग्लोबलाइजेशन की किताब लिखी थी, मुझे 9 साल लगे लिखने में, और वो किताब 2006 में निकली थी। अब मैंने उस वक्त कहा था कि ये देखिए, ये जो प्रोसेस है कैपिटलिज्म का एक्सपेंशन का, ये कोई इसको उल्टा नहीं सकता है। अब उसी ग्लोबल वर्ल्ड में जब यहाँ की सब चीज़ इस तादाद में बनाई जा रही हैं एफिशिएंसी के साथ कि वो पूरे दुनिया में बिकने के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है। सब मुल्कों में खोल के ऐसी चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी जो कि सब दुनिया में बेच सकें, और कुछ सब मुल्कों में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं। पर हम यहाँ कहते हैं कि हम फिर से एक लोहे का दीवार बना देंगे यहाँ पे, जैसे ट्रंप साहब कह रहे हैं हम मेक्सिको में करेंगे। ये क्या हो सकता है? दीवारें नहीं बन सकती हैं। हमारे पास पैसे हैं इसे करने के लिए, ना टाइम है। अब आप जो क्या कहते हैं इसको, सेल्फ रिलायंस को क्या कहते हैं जी, आत्मनिर्भरता। हाँ, आत्मनिर्भरता की अब बात कर रहे हैं। पहले तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम कौन सी चीज़ें बाहर से ला रहे हैं जो कि हम यहाँ बना सकते हैं। कुछ हैं चीज़ें हैं, अगर आप उसमें अगर टैरिफ बढ़ा दें, आप जो क्या कहते हैं टैरिफ को मैं हिंदी में नहीं जानता हूँ, जी, पर वो जो जिससे कि जो कस्टम्स ड्यूटी, जी बिल्कुल, टैरिफ्स बढ़ा दें, वो बढ़ा दें, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि हम लोग काफ़ी बच सकते हैं, और इसके लिए केस भी है, बना सकते हैं। तो अब मुझे आप बताइए, अब तीन पॉइंट्स में आप मुझे बताइए कि क्या होना चाहिए, जो कर रही है सरकार अभी और जो उसे करना चाहिए, उसके बीच में क्या गैप है, क्या होना चाहिए? एक तो पहले आपको ये इनको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने जो किया है, ये प्राकृतिक विपत्ति को अगर हज़ार से अब उसको मल्टीप्लाई करें, 1000 गुना बढ़ के हो गया है। अभी जो कलकत्ते में हुआ है उसमें कोई लोगों से कह रहा है कि आप पहले सूद में लीजिए, माने ब्याज दे के कर्ज लीजिए, वो उनको डिज़ास्टर रिलीफ मिल रहा है ना। तो जो डिज़ास्टर रिलीफ का जो आइडिया है, जिसमें कि अभी एजेंसी है हमारी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, उसमें 40,000 करोड़ दिए हैं। कम से कम इसको आप 10 गुना तो बढ़ा दीजिए, 4 लाख करोड़ कर दीजिए, और इससे राज्यों को पैसे लेने दीजिए जिससे कि वो लोगों को खिला सकें, और उद्योगपतियों को, छोटे और लघु उद्योगों को खास करके पैसे दे सके, जिससे कि वो उनको तो हर महीने जो उन्होंने ऋण लिया है उस पर तो सूद लग ही रहा है, ऋण भी लौटाना है। इसको आप कह सकते हैं कि हम 6 महीने बाद लेंगे, तो 6 महीने बाद तो सूद बढ़ जाएगा, तो इससे फ़ायदा क्या है? इनको आप अभी पैसे दीजिए जिससे कि कम से कम अपने कारखानों को तैयार रखें, और दूसरी तरफ से आप लोगों को पैसे दीजिए, परचेसिंग पावर दीजिए।
जिससे वो कि खरीद सकें। खरीद सकें। वो कैसे होगा? और ये जैसे मैंने कहा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, पहले तो आप 4 लाख करोड़ से कीजिए, 40,000 करोड़ से 10 गुना बढ़ा दीजिए, ये कीजिए। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट्स को आपने कहा कि हमें लोन के देने दीजिए, और हम जो फिस्कल डेफिसिट अपना रखते थे 3.5 का, वो 5 हो गया है, उसको आप और बढ़ाइए। अभी आपके रेवेन्यूज़ तो है नहीं। और मजदूरों का क्या होगा जो वापस चले गए हैं? क्या पहली बात तो वो जो जिन राज्यों में गए हैं उन पे बोझ बढ़ेगा, और यहाँ मजदूर नहीं है। नहीं, ये पैसे जब राज्य सरकारों को मिलेगा, और केंद्रीय सरकार भी कर सकती है, जिन मजदूर सबके या तो आपके पास आपको उनके राशन कार्ड का ज्ञान है, आधार का ज्ञान है, आप जानते हैं कौन कौन गए हैं, सबको आप पैसे पहुंचाइए। अब एक बहुत आसान तरीका था पहले करने का, अब भी हो सकता है। सब जो इनके जो एम्प्लॉयर्स थे उनको आप कहते कि देखिए, आपके जो अभी जो बंद कारखानों में जो आपको जो खर्चा हो रहा है वो हम आपको दे देंगे, पर आप एक ही शर्त पे कि आप जितने जो आपके जो मजदूर हैं उनको कम से कम 60% जो आपको दे रहे थे इनको वेतन, वो देते जाइए, हम आपके थ्रू देंगे, हम पैसे देंगे, पर आप उनको पहुंचाइए, क्योंकि आप जानते हैं ये कौन है, आप जानते हैं ये कहाँ के थे, कहाँ गए हुए हैं, जो निकल गए हैं उनको भी बुला सकते हैं हम लोग, पर कम से कम पैसे तो पहुंचा सकते हैं। इनका इस्तेमाल करें। हमारे देखिए लघु उद्योग में करीब 6-7 करोड़ लघु उद्योग हैं। इनके जो मालिक हैं ये निर्दय नहीं है। इनको आप ये मौका दें तो सबको चुन के पैसे देंगे, और जो थोड़े बहुत नहीं देंगे, चलिए उस वक्त सरकार उनकी मदद कर सकती है। तो ये एक रोड मैप हो सकता है ये पहले ही से हो सकता था, पहले दिन से हो सकता था। अगर ये 4 घंटे के बदले अगर उन्होंने 24 घंटे लिया रहता तो इनके अपने एडवाइजर्स को कहते हैं कि यही एक रास्ता है, और बाकी दुनिया में यही रास्ता सब लोग जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेम शंकर झा जी। तो ये जो तजुर्बेकार निगाहें हैं जिन्होंने पिछले कई दशकों में भारत की राजनीति की देखी है, दुनिया को भी समझा है, उम्मीद ये कर सकते हैं हम कि प्रधानमंत्री, जिनको अक्सर ये माना जाता है उन्हें अपनी ही आवाज़ इतनी पसंद है कि वो दूसरों की बात नहीं सुनते, इस तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको सुनेंगे, और कम से कम अब जो गलतियाँ हो चुकी हैं उससे आगे बढ़कर आगे कोई फर्दर जिसे कहा जाए तकलीफ ना गुजरे आम लोगों पर, गरीब लोगों पर, उसका ख्याल रखेंगे। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।